ठीक है भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। हम तुम्हें इसमें दिखाएंगे कि मेंडल साहब ने जितनी बातें कही थी वो सभी पर लागू नहीं होती थी, या कह सकते हो 100% सत्य नहीं थी। जब बेटसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत सारे अपवाद ढूंढे, इसलिए इसको चाहो तो पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट कह दो, चाहे बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस कह दो, और चाहे तो जीन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन माने होता है दो लोगों के बीच कुछ भी, चाहे दोस्ती की बातें करो चाहे दुश्मनी की बातें करो, ठीक है ना। दो प्रकार का पढ़ाएंगे हम तुम्हें। एक पढ़ाएंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, चाहे इसको इंट्राजेनिक कह दे और चाहे इसको कह दें इंटर एलेलिक इंटरेक्शन। और एक हम तुम्हें पढ़ाएंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन, चाहे इसको इंटरजेनिक कह दो या इसको कहेंगे नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। ठीक, तो पहले तो ये समझो कि जीन क्या होता है और एलील क्या होता है ना। एलील कहते हैं क्योंकि इंट्रा माने विदिन, इंट्रा माने विदिन, यानी कि एक ही जीन के अंदर हम कुछ तुम्हें गड़बड़ दिखाएंगे। तो जीन किसको कहते हैं, एलील किसको कहते हैं, ये समझने के लिए कहा जाता है कि किसी भी करैक्टर को कंट्रोल करने वाले डीएनए फ्रैगमेंट को जीन कहते हैं। तुम्हें हम कितनी बार समझा चुके हैं, अगर तुम्हें जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है समझना है तो ऐसे समझो। तुमने अगर कैसेट देखी हो टेप रिकॉर्डर वाली, तो पूरी कैसेट को तुम क्रोमोसोम मान लो, और उसमें जो रील होती है, पहले चलती तब नहीं चलती है कैसेटें, उसी को मान लो डीएनए। और रील का वो टुकड़ा जहां तक एक गाना प्रिंटेड होता है, उतने टुकड़े को, उतने फ्रैगमेंट को उस पर्टिकुलर गाने को कंट्रोल करने वाला जीन कहेंगे। और वो चरखी जिस पर ये डीएनए लिपटा होता है उसी को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, ऐसा लगता है हाईली फोल्डेड डीएनए को ही क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि जीन कहते किसको, क्रोमोसोम किसको कहते हैं। तो हमने तुमसे कहा कि डीएनए का वो फ्रैगमेंट जो किसी एक कैरेक्टर को, यानी कि एक गाने को कंट्रोल करता है, वो उसका जीन हो गया। हम लोगों में ऐसा ही होता है। हम लोगों में, हम तुम्हें बताएंगे कि अभी ऐसा लगता है कि मान लो, ऐसी थोड़ा समझना कि ये पहली जोड़ी का एक क्रोमोसोम है, अर्थात ऐसा लगता है एक कैसेट है। मान लो ये कैसेट का नाम है DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये पूरी कैसेट तो है क्रोमोसोम, और DDLJ पिक्चर में न जाने कितने गाने होंगे। रुक जा ओ दिल दीवाने रील पर कहीं से कहीं तक प्रिंटेड होगा, तो वो उतना रील का टुकड़ा रुक जा ओ दिल दीवाने का जीन है। फिर दूसरा गाना होगा जरा सा झूम लूं मैं, तो जहां से जरा सा झूम लूं मैं शुरू हुआ, जहां तक खत्म हुआ, वो इस दूसरे गाने का, अर्थात दूसरे कैरेक्टर का जीन है कि नहीं। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम पर कई जीन हो सकते हैं, जैसे एक कैसेट पर कई गाने हो सकते हैं। ठीक, पक्का। मान लो ये हमारे पास दूसरी कैसेट है, मान लो ये दबंग की कैसेट है, इस पर भी अपने गाने होंगे। मान लो ये मर्डर की कैसेट है, इस पर भी अपने गाने होंगे। मान लो ये शोले की कैसेट है। अब शोले की कैसेट है तो हो सकता है इस पर पहला गाना हो स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है, दूसरा गाना हो कोई हसीना जब रूठ जाती है, तीसरा गाना हो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चौथा गाना हो महबूबा। यानी कि एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन हैं, ठीक है ना। ये बड़ी वैसी बात है, अच्छी बात है। कैसेट माने क्रोमोसोम,
हर चीज़ लागू होती है। चलो बता ही देते हैं। जैसे कहा जाता है कि जीन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो तुम्हें रील का टुकड़ा दिखाएं तो भी तुम समझ नहीं पाओगे इस पे कौन सा गाना प्रिंट है। कहा जाता है जीन लीनियर फैशन में अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम पे, तो कैसेट में भी गाना एक के बाद एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, एक लीनियर फैशन में ये अरेंज होते हैं। कहा था जीन कभी ओवरलैप नहीं करते हैं, तो कैसेट में गाना कौन सा ओवरलैप करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हें जो है बाथरूम में धूम मचाले सुनाई दे और मम्मी को ओम जय जगदीश हरे सुनाई दे। एक गाना खत्म होगा उसके बाद ही दूसरा गाना शुरू होता है। कहा जाता है जब जीन को आंखों से देख नहीं सकते तो साइज कैसे पता करेंगे, उसके इफेक्ट से पता होता है। अर्थात कैसेट को बजाना शुरू कर दो तो वो गाना 5 मिनट का था कि 7 मिनट का था कि 3 मिनट का था, तब उसका साइज पता चल जाता है कि गाना बहुत लंबा है, बहुत छोटा है। इफेक्ट से पता चलता है जीन का साइज ना। तो इस तरह से हम तुमसे कहेंगे कि प्रत्येक गाने को कंट्रोल करने वाले एक डीएनए फ्रेगमेंट को अर्थात रील के टुकड़े को ही एक जीन कहा जाता है। पक्का? अब जरा समझना। मान लो हमारे अंदर डीडीएलजे की ऐसे 2 कैसेटें आ गई, तो अब क्या होगा। यहां पे मान लो लिखा था रुक जाओ दिल दीवाने, तो अब यहां पर भी तो लिख गया रुक जाओ दिल दीवाने। यानी कि रुक जाओ दिल दीवाने वाले करेक्टर को, यानी कि गाने को कंट्रोल करने वाले अब 2 रूप आ गए मेरे अंदर। आसान था ना। तो ये जो पहला रुक जाओ दिल दीवाने वाला टुकड़ा था और ये दूसरा रुक जाओ दिल दीवाने वाला टुकड़ा है, यही एक दूसरे के एलील कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। एक्चुअली ALL O जहां लगा दो उसका मतलब होता है गड़बड़, यानी कि हिटरो अर्थात दूसरा। एलील को एलीलोमॉर्फ कहते हैं। मॉर्फोलॉजी बदल देता है, रंग रूप बदल देता है सेम कैरेक्टर के लिए। पास होता ना। तो ऐसे मान लो यहाँ ये कैसेट थी हमने दबंग, यहाँ पर एक गाना था चिपकाले फेविकोल से, तब अभी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर चिपकाले फेविकोल व कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एक जीन है। अब मान लो एक और दबंग की कैसेट ले आए, इसमें भी वही गाना होगा चिपकाले फेविकोल। अब कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये टुकड़ा एक दूसरे के एलील कहलाएंगे, जिसको मेंडल कहा करते थे फैक्टर, कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर होते हैं। अब मान लो कहीं हम अपने घर में ऐसी डीडीएलजे की 3 कैसेटें ले आए, तो यहां पर भी लिखा होगा रुक जाओ दिल दीवाने। अब रुक जाओ दिल दीवाने को कंट्रोल करने वाली 1 2 3 रूप हो गए। तो यही है तीनों आपस में एलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। घटिया भाषा में समझो तो हम तुम्हें बताएं कि जैसे मान लो तुमने हमें निमंत्रण दिया कि सर हमारी शादी में आना, हम तुम्हारी शादी में आए, तो तुम पापा से यही कहोगे कि हाँ गंगवार फैमिली से कोई आया, गंगवार फैमिली का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, यानी कि हम गंगवार फैमिली को कंट्रोल करने वाले जीन हैं। और मान लो शादी में तुमने निमंत्रण दिया, बाई चांस हम नहीं आ पाए, हमने अपनी पत्नी से कह दिया कि आप देख लो जाके, तो भी तो तुम यही कहोगे ना गंगवार खानदान से कोई आया, यानी गंगवार फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव आया, गंगवार को कंट्रोल करने वाला कोई जीन आया। तो अकेले वो भी जीन है, अकेले हम भी जीन हैं, लेकिन तुम कहोगे गंगवार सर नहीं आया, बस उनकी पत्नी आई, उनका प्रतिबिंब आया। तो हमारी पत्नी दोनों एक ही लक्षण को कंट्रोल करते हैं, गंगवार फैमिली को, तो हम आपस में एलील हो गए। मान लो हम 2 शादियां कर लें, तो हमारी पहली पत्नी, हमारी दूसरी पत्नी, यानी कि टोटल अब 3 एलील हो गए। मान लो हम 3 शादियां कर लें, हमारी पहली दूसरी तीसरी पत्नी, अब 4 एलील हो गए, 5 एलील हो गए, 6 एलील हो सकते हैं। तुम क्या टेंशन ले रहे हो भाई, हम शादी हम करेंगे, लोड हम उठाएंगे, चाहे इतनी कर लें। तो इस तरह से मेंडल कहा करते थे कि एक कैरेक्टर को एक जोड़ी फैक्टर कंट्रोल करते हैं। आज हम तुम्हें दिखाएंगे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा एलील हो सकते हैं। ये अपवाद दिखाएंगे यहाँ पर। मेंडल ये भी कहा करते थे कि किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो 2 फैक्टर होते हैं, दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब ऐसा लगता है, चलो हम 2 ही फैक्टर पे अगर थोड़ी बात करें तो ऐसा लगता है मेंडल ये कहा करते थे कि ये जो रुक जाओ दिल दीवाने वाले दोनों फैक्टर हैं, एलील हैं, इनका चिपकाले फेविकोल वाले से कोई लेना देना नहीं। आज हम दिखाएंगे कि नहीं, इनका असर इन पे भी पड़ सकता है, ये आपस में मिलजुल के चोंच लड़ा सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम, अच्छा एक और बात है, मेंडल ये कहा करते थे कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर तो हैं, 2 एलील तो हैं, लेकिन कहते थे इनमें से एक रंगबाज हो सकता है, एक
कमज़ोर हो सकता है, चलो इसको रंगबाज बना दे, थोड़ा बड़ा बना दिया मान लो। तब वो कहते थे कि इस केस में क्या होता था, जो रंगबाज होता था अर्थात वो उसी का असर आता था, कमज़ोर वाला चुपचाप रहता था। लॉ ऑफ डोमिनेंस याद आया? आज हम दिखाएंगे ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है कि ये रंगबाजी दिखाई ये शांत रहे, ये भी अपना असर दिखा सकता है, ये भी अपना असर दिखा सकता है, दोनों मिलजुल के असर दिखा सकते हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। बात समझते ना? वही कह रहे थे। और मेंडल ये भी कहते थे कि एक करेक्टर के जो दो फैक्टर हैं उनका दूसरे करेक्टर से कोई लेना देना नहीं। आज हम दिखाएंगे कि एक करेक्टर के दो फैक्टर हैं, उनका दूसरे करेक्टर को कंट्रोल करने वालों पर भी असर हो सकता है। तो चूंकि इन दोनों के बीच अगर हम लड़ाई झगड़ा तुम्हें पढ़ाएंगे तो ये एक ही जीन के दो रूप हैं, इसलिए हेडिंग डाली इंट्राजेनिक। इंट्रा माने विदिन, एक ही जीन के दो फैक्टर के बीच लफड़ा, या इसका नाम है इंटर एलिलिक, अर्थात दो एलील के बीच झगड़ा। बात समझो ना? एलील फिर समझ दो, हमारी पत्नी एलील है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन आपस में एलील है। हम और ऐश्वर्या राय बच्चन एक दूसरे के एलील नहीं है, पिट जाएंगे खामखा, वो हमारी पत्नी नहीं है। लेकिन आज हम दिखाएंगे, फिर समझो मेंडल क्या कहते थे कि हम खड़े हैं, तुम्हारी पत्नी शांत रहेगी, नहीं बोलेगी। आज हम दिखाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हम अगर बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो हो सकता है वो भी गाना गाएं, यानी कि हमारा उनके बीच इंटरेक्शन दिखाएंगे। और फिर हम दिखाएंगे कि हमारा या हमारा पत्नी का अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच झगड़ा हो सकता है, इफेक्ट आ सकता है। वो अलग खानदान है, अलग करेक्टर है, हम अलग करेक्टर है, वो मतलब अलग फैमिली के जीन है, हम अलग फैमिली के जीन है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर असर डाल सकते हैं। इसलिए जब इन फैक्टर का आपस में हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो उसको कहेंगे इंट्राजेनिक या इंटर एलिलिक। और इन फैक्टर्स का इफेक्ट जब इन पे पढ़ाएंगे, दूसरे करेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन पर पढ़ाएंगे, तो इसको कहेंगे अलग अलग जीन के बीच इंटरेक्शन, अर्थात इंटरजेनिक, या कह सकते हो नॉन एलिलिक, क्योंकि ये दोनों फैक्टर तो एलील हैं, मगर ये दोनों फैक्टर इनके लिए एलील नहीं है। ये एलील है, ये एलील है। पक्का? चलो देखो तो अच्छा सोच के बताओ, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन पढ़ाने के लिए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पे पढ़ाएंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पर? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पर पढ़ाएंगे, जैसा कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता था। तो हम तुम्हें यही बताने जा रहे हैं कि इसमें हम तुम्हें दिखाएंगे इंटरेक्शन माने कुछ भी, दो लोगों के बीच बातचीत, चाहे वो झगड़े की हो चाहे दोस्ती की हो। इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील्स ऑफ ए जीन। और इसलिए हम तुम्हें दिखाएंगे कि यहां जो भी रिजल्ट आया करेगा वो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा नहीं आया करेगा। जैसे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता था, 3:1 का आता था, यहाँ कुछ और ही आया करेगा। तो इसलिए हम तुम्हें दिखाएंगे कि यहाँ F2 रेशियो जो है, F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो आता था वो ऐसा नहीं आएगा। मेंडल की तरह सब कुछ होता तो 3:1 का आना चाहिए था, आज यहाँ ऐसा नहीं आया करेगा। ठीक है ना? कुछ और ही आया करेगा। तमाम सारे हम तुम्हें इसमें केस पढ़ाएंगे। एक केस पढ़ाएंगे इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, एक केस पढ़ाएंगे हम तुम्हें को डोमिनेंस का। ये दोनों दिए हैं एनसीईआरटी में, बस हमने थोड़ा हेडिंग अलग से कर दी जिससे थोड़ा समझाना आसान हो जाए। साथ ही साथ हम तुम्हें दिखाएंगे यहां पर अभी लीथल जीन का, हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको डिटेल नहीं बताएंगे। क्या मेंडल कहते थे कि करेक्टर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर प्रेजेंट इन पेयर। आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि दो नहीं होते, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अर्थात एक तुम्हें केस पढ़ाएंगे मल्टीपल एलील्स का, चाहे मल्टीपल एलील कह दो और चाहे मल्टीपल एलिलिज्म कह दो। तो इस तरह से तमाम सारे एक्सेप्शन पढ़ाएंगे, अपवाद पढ़ाएंगे। ठीक है ना? इसी तरह
हम तुम्हें यहाँ पर दिखाएंगे कि DDLG के गानों का दबंग के गानों पर असर हो सकता है ना। रुक जा ओ दिल दीवाने का चिपका ले फेविकोल, रुक जा रुक जा ओ दिल दीवाने वो अलग करेक्टर का जीन है, अलग गाने का जीन है। चिपका ले फेविकोल से अलग करेक्टर का जीन है, फिर भी आपस में मिलजुल कर इफेक्ट दिखा सकते हैं। इसलिए हेडिंग का नाम होगा इंटरजेनिक अर्थात नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। और हम तुम्हें बताएंगे अभी कि इसमें भी हम पढ़ाएंगे तुम्हें ये इंटरेक्शन बिटवीन alleles of two different genes. अच्छा, ये वाला केस समझाने के लिए हमें मिनिमम 2 डिफरेंट जीन लेने पड़ेंगे। 3 पे समझाओ और अच्छा, 4 पे समझाओ और अच्छा। सबसे छोटा मिनिमम जो क्रॉस कराना पड़ेगा वो डाइहाइब्रिड करना पड़ेगा। इसलिए हम तुम्हें अभी दिखाएंगे कि जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस होता था जिसमें फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 का आता था, वो यह नहीं आया करेगा। यहाँ जो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो आया करेगा वो 9:3:3:1 का नहीं आया करेगा, कुछ और ही आया करेगा। ठीक। हालांकि इसको जब पढ़ाएंगे तो हम 2 तुम्हें एक प्रकार के केस पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे इपीस्टैटिक जीन इंटरेक्शन, चूंकि सिलेबस में नहीं बहुत चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि हमें इपीस्टैटिक जीन इंटरेक्शन में बहुत सारे टाइप पढ़ाए जाते थे, जैसे डोमिनेंट इपीस्टैसिस, इसी तरह रिसेसिव इपीस्टैसिस, इसी तरह डोमिनेंट डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, साथ ही साथ ऐसे पढ़ाया जाता था। रिसेसिव डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, साथ ही साथ पढ़ाया जाता था। डोमिनेंट डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और साथ ही साथ हमें पढ़ाया जाता था डोमिनेंट रिसेसिव इंटरेक्शन। ठीक। और एक प्रकार का ये भी पढ़ाया जाता था नॉन इपीस्टैटिक जीन इंटरेक्शन। इसमें हमें तो 2 केस पढ़ाए जाते थे, लेकिन तुम्हारे लिए चर्चा का विषय एक ही है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन। तो लेकिन एनसीईआरटी में इनके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो इनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ज़रूरत जिसको हो वो पढ़ेगा, नहीं ज़रूरत होगा छोड़ देगा। हम लोग अभी सिर्फ चर्चा करेंगे, इनकी बात करेंगे, ठीक है ना, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। देखो भाई,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस की पहले बात करेंगे। देखो इसमें एक्सेप्शन कैसे बताएंगे। मेंडल क्या करते थे, कहते थे कि इन केस ऑफ डिसिमिलर पेयर कंडीशन, इनकी कैपिटल टी और स्मॉल टी की कंडीशन आ जाए तो वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर फैक्टर। इनकी कैपिटल टी की का ही फिर असर आएगा, स्मॉल टी का असर नहीं आएगा। ध्यान है कुछ? तभी तो तुम ध्यान करो। मेंडल ऐसे कहते थे कि ये मान लो टाल प्लांट है, या चलो फ्लावर कलर पर समझा दें, ये कैपिटल आर हो गई, कैपिटल आर, अगर रेडनेस से रिया कैपिटल आर, दो फैक्टर रहते होंगे इसके अंदर। और ये मान लो वाइट कलर वाला फ्लावर है, इसका अंदर मान लो दो फैक्टर रहते होंगे, स्मॉल आर स्मॉल। गैमेट्स बनेंगे तो दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि समय हो जाता तो फिर अब कौन गैमेट्स बनाए, तो हम लोग ऐसे ही कह देते हैं कि एक गैमेट्स के थ्रू ये आएगा, ये अलग आएगा, फिर हो सकता है ये इससे मिल जाए, कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाए जाइगोट में, ये वाला इससे मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल आर मिल बन जाएगा जाइगोट में, या फिर ये वाला इससे मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले हालांकि गैमेट्स बनाने चाहिए, अब आलस कर लिया तो ऐसे ही लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 में सारे फ्लावर रेड कलर के आते थे, पैसम सटाइपम में ना ऑल रेड आते थे। लेकिन दिखाएंगे फिर वो इनकी आपस में सेल्फिंग कराते थे, तो हम लोग ऐसे ही पाते थे। पहले गैमेट्स बनाएंगे, एक कुछ गैमेट में कैपिटल आ रहा है, कुछ स्मॉल आ जाएगा। जैसे ये ऊपर मेल गैमेट बनेंगे वैसे ही फीमेल गैमेट बनेंगे। चलो फीमेल गैमेट साइड में लिख ले रहे हैं हम लोग, ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट मिले तो कैपिटल आर हो गया, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ये वाला स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल आर हो गया। तो ध्यान करो, ये रेड फ्लावर आता था पी के केस में, रेड या वायलेट, ये भी रेड आता था क्योंकि ये फैक्टर डोमिनेट कर जाता था। ये भी रेड फ्लावर आते थे, लेकिन ये कलरलेस अर्थात वाइट फ्लावर आते थे पाइसम सटाइपम में। लेकिन आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि वेटसन ने क्या किया था। किसी पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था मिराबिलिस जलापा, या डॉग फ्लावर पे भी किया था। डॉग फ्लावर जिसको स्नैपड्रैगन कहते हैं, एंटीराइनम मैजस कहते हैं। और उन्होंने कुछ और ही देखा। तो हम यहां पर एग्जाम्पल के नाम पर तुम्हें दो चीजें पहले लिख ही दें, तब बताएंगे कि किस पर काम किया था। मिराबिलिस जलापा पर किया था, और साथ ही साथ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉग फ्लावर। चाहे डॉग फ्लावर कहते हैं, चाहे स्नैपड्रैगन कह दें, या इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंटीराइनम मैजस। अब छोड़ते हैं एंटीराइनम मैजस। ठीक, क्या देखा था इन्होंने, देखना, ये थे मेंडल, ये होने जा रहे वेटसन। तो हम तुम्हें अभी बताएंगे, या एक और एग्जाम्पल पहले लिख दें। स्टार्च ग्रेन साइज, हम तीन एग्जाम्पल अभी तुम्हें समझाएंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाएं, इसको पहले हम तुम्हें घटिया भाषा में बता ही दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ऐसे समझो इनकम्प्लीट, और फिर एक ऐसे ही पढ़ाएंगे को डोमिनेंस, दोनों में क्या अंतर है। ऐसे समझो कि जैसे कोई ब्लैक कलर का डॉग हो, वाइट कलर की बिच हो। थोड़ी देर मान लो कि
डॉग मतलब कलर्ड है और बिच कलरलेस है, दोनों में क्रॉस कराया जाए तो जो बच्चे पैदा हों मेंडल के अनुसार वो बच्चे ब्लैक कलर के होने चाहिए थे, अगर ब्लैक कलर डोमिनेंट है तो ठीक, सारे पपी ब्लैक कलर के होने चाहिए, तब तो मेंडलिज्म हो गया। मान लो डॉग ब्लैक है, बिच वाइट है और जो पपी पैदा हुए हैं वो ग्रे कलर के आ जाएं, ना पूरी तरह काले बाल हैं ना पूरी तरह सफ़ेद बाल, तो हम समझ जाएंगे काले रंग ने सफ़ेद रंग को पूरी तरह सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया। काले रंग की ज़्यादा रंगबाजी नहीं है, सफ़ेद भी अपना असर दिखा रहा। तो ग्रे कलर के पपी हों तो केस कहलाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब ज़रा दूसरा समझो, मान लो डॉग है ब्लैक कलर का, बिच है वाइट कलर की, और जो बच्चे पैदा हुए उसमें यहाँ पर कुछ बालों का रंग पूरी तरह काला हो, कुछ पैच जो है पूरी तरह सफ़ेद हों, फिर कुछ पैच जो है पूरी तरह काले हों, फिर कुछ पैच के बाल पूरी तरह सफ़ेद हों, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ दोनों की बराबर रंगबाजी है, दोनों फैक्टर की बराबर रंगबाजी है। को माने साथ साथ, डोमिनेंस माने डोमिनेंस रंगबाजी, यानी कि देखा जाए कह सकते हो कोई भी फैक्टर डोमिनेंट नहीं, रंगबाज नहीं है, दोनों की बराबर रंगबाजी है। तो को डोमिनेंस, और फिर हम करिए घटिया एग्जाम्पल है जरा समझने के लिए, केवल इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लैक डॉग वाइट पिच के पपी कैसे होंगे, ग्रे बॉडी हेयर वाले, और को डोमिनेंस में वाइट और ब्लैक पैच वाले होंगे। कुछ समझ पाए? चलो अब हम तुम्हें असली एग्जाम्पल दिखाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, कि क्या करते थे वेटसन ने जब डॉग फ्लावर पे क्रॉस कराया, ठीक है, ये तो मेंडल था, अब वेटसन की देखो बात। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पौधा लिया जिसमें फ्लावर जो है डॉग फ्लावर में मान लो रेड कलर के थे, ठीक, और इसका क्रॉस कराया ऐसे डॉग फ्लावर से, ऐसे स्नैपड्रैगन से जिसके फूल मान लो कलरलेस थे, कलरलेस कह दें चाहे वाइट कह दें। तो थोड़ी देर के लिए मेंडल की बात मान लें तो ऐसा लगता है इसकी प्रत्येक बॉडी सेल में कैपिटल आर दो फैक्टर रहे होंगे रेडनेस को कंट्रोल करने के लिए, और उसी के रिसेसिव ट्रेट के लिए डोमिनेंट के वाले क्या ही स्मॉल लेटर इस्तेमाल करते थे, स्मॉल मान लिया। ठीक है भाई, पहले गैमीट बनाते हैं तो गैमीट में एक आर अलग आ गया, दूसरा आर दूसरे गैमीट में चला गया, गैमीट माने मेल गैमीट फीमेल गैमीट, ऐसे यहाँ रहा होगा, एक स्मॉल आर एक गैमीट में आ गया, दूसरा स्मॉल आर दूसरे गैमीट में आ गया। यही तो था लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं। ये तो बन गया गैमीट। अब हम बताना ये चाहते हैं कि न जाने कौन सा गैमीट किस, ये अगर इनको मेल गैमीट मान लें तो ना जाने कौन सा मेल गैमीट किस फीमेल गैमीट से मिला हो। चलो ये मिल भी गए होंगे तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर जाइगोट में। अगर ये मेल गैमीट मान लो इस ओवम से मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल आर जाइगोट में आ जाएगा। ये वाला कहीं इससे मिल गया होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाता, ये इसमें आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर। और इन जाइगोट को जब खेत में डाला पौधे उगे, तो मेंडल अगर होते तो ये रेड फ्लावर आने चाहिए थे कैपिटल आर की वजह से, लेकिन यहां ऐसा वेटसन के केस में नहीं आ रहा था, ये फूल हो रहे थे पिंक। पिंक कैसे हो रहे थे, पिंक। और पिंक कब बनता है, जब लाल में सफेद मिला दिया जाए। क्या समझ में आ रहा कि रेड कलर के वाले फैक्टर को, रेड कलर वाला फैक्टर व्हाइट कलर वाले को पूरी तरह सप्रेस नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया, इनकी पूरी तरह रंगबाजी नहीं दिखा पाया, व्हाइट का भी असर आ रहा, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो बार बार इतनी कहानी जब इतने बड़े हम लोग हो गए तो F1 में इसीलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। ऐसे अभी सब लोग जानते हैं कि F1 में क्या होना होता है, बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा सा हम ऐसी जल्दबाजी में लिखे दे रहे हैं कि F1 में ये ऐसे क्रॉस करा के बना के देख तो सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि अगर हम सिंपल फॉर्म में, इसलिए ऐसे ही लिख देते हैं कि F1 में जो भी बच्चे बनेंगे 2, 4, 8, 10 वो सब इस जीनोटाइप वाले बनेंगे।
और जिनका मेंडल के अकॉर्डिंग रेड कलर होना चाहिए तो हो रहा था पिंक। अब चलो इनकी सेल्फिंग कराई होगी। तो इसी पौधे का मेल गैमीट, इसी का फीमेल गैमीट। हम पुन्नेट साहब की मदद लिए ले रहे हैं। मेल जब गैमीट्स बनाओगे दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऊपर तो भी मेल गैमीट लिखे और बेबी प्रोड्यूस करने के लिए फीमेल गैमीट भी तो चाहिए। पौधा वही है तो फीमेल गैमीट भी उसी प्रकार के बनेंगे। ये मेल गैमीट इससे मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर जाइगोट में आ गया, कैपिटल आर कैपिटल आर। ये इससे मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। लेकिन जब इन जाइगोट को खेत में डाला, पेड़ उगे, फूल लगे, तो देखा क्या कि ये फूल तो रेड था, ये रेड नहीं था पिंक, ये रेड नहीं था पिंक, और ये कैसा था, वाइट कलर का था। मेंडल होते तो 3:1 का रेशियो आता, लेकिन यहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आया कि 1 आया रेड, 2 फूल बने पिंक और 1 फूल बना वाइट ना। तो बदल गया ना रेशियो, 3:1 के बजाय 1:2:1 का आ गया। और यही इसका जीनोटिपिक रेशियो का है। तो जीनोटिपिक रेशियो में तो समझ में आता है कि एक बनेगा कैपिटल आर वाला, दूसरा और तीसरा वाला कैपिटल आर स्मॉल वाले 2 बनेंगे, एक बनेगा। तो कह सकते हो यहाँ जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम आता है। इस तरह से स्नैपड्रैगन पर इनको ने करके देखा था, डॉग फ्लावर पर करके देखा था। ठीक है, अब हमने एक करके दिखा दिया, चाहे डॉग फ्लावर पढ़ लो चाहे सिमरन चला पापे। एक केस और बता दे, वो अच्छा है। स्टार्च ग्रेन साइज इन पी। क्या देखा वैज्ञानिकों ने कि जो मटर है उसका जो सीड है, ठीक मटर पौधा जब बना ले, मान लो पी प्लांट बनाया, उसमें सीड मान लो ये राउंडेड है और स्टार्च ग्रेन जो है अंदर काफी बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन है, इनका क्रॉस कराया ऐसे पी प्लांट से जिसके सीड में स्टार्च ग्रेन छोटे छोटे थे। बिग स्टार्च ग्रेन डोमिनेंट करेक्टर रहा होगा, तो इसलिए इस स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल करने वाले इन्होंने फैक्टर मान लिए कैपिटल बी और कैपिटल बी। तो फिर इसके कौन से हो गए 2 फैक्टर, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब हम चाहे 4 बार ऐसे करके दिखाएं, चाहे डायरेक्ट बना दें कि F1 में जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी वाले बनेंगे। भाई एक फैक्टर इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। लेकिन देखा ये कि जो इस मटर के सीड में स्टार्च ग्रेन बन रहे थे वो न तो इनके बराबर बड़े थे न इनके बराबर छोटे थे, मध्य की कंडीशन बन रही, ऐसे मीडियम साइज के बन रहे, न वेरी बिग है न वेरी स्मॉल है। कोई बात नहीं, इस प्लांट की सेल्फिंग कराई होगी तो बात वही आएगी, गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। यही पौधा है, इसी के मेल गैमीट है, इसी की फीमेल गैमीट है। तो चाहे मेल गैमीट बनाओगे तो एक फैक्टर एक मेल गैमीट में चला जाएगा, दूसरा फैक्टर दूसरे मेल गैमीट में चला जाएगा। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं, और चूंकि इसी का फीमेल गैमीट है, गैमीट भी है, तो इसलिए एक फैक्टर एक में चला गया, दूसरा दूसरे में चला गया। क्या देखा, इस जाइगोट में जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, उसमें आएगा कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। इन जाइगोट को जब खेत में डाला, पौधे उगे, सीड लगे, तो देखा क्या कि इसमें जो सीड लगे बिल्कुल इसकी तरह, कैपिटल बी की तरह कैपिटल बी, अर्थात सीड गोल मटोल भी था, राउंडेड भी था, और अंदर स्टार्च ग्रेन बड़े बड़े थे। इसमें जो सीड बना गोल मटोल तो था, लेकिन स्टार्च ग्रेन न बहुत छोटा न बहुत
बड़े, मध्यम साइज के बने, मीडियम साइज के। इसमें जो बने मीडियम साइज के बने, लेकिन जो इसमें बने वो सीड भी झुर्रीदार था, रिंकल्ड था, और स्टार्च ग्रेन साइज भी बहुत छोटा था। यहां मजे की बात ये है, तो ग्रेन साइज के रिस्पेक्ट में बात करें, यहां जो बी फैक्टर है, कैपिटल बी फैक्टर है, उसका बिहेवियर देखो। खास बात क्या है, दो चीजें, दो तरह के बिहेवियर दर्शा रहा। फॉर स्टार्च ग्रेन साइज या सीड शेप की पहले बात करें, सीड शेप के लिए अगर अंदर की चीजें भूल जाओ, केवल बाहर बाहर की चीजें देखो, तो यहां से यहां तक केस वैसा ही है जैसा मेंडलिज्म होता था। वन पेरेंटल ट्रेट अपीयर इन द एबन जनरेशन, अर्थात यहां पर भी राउंडेड सीड थे तो यहां पर राउंडेड सीड थे। तो सीड की शेप के लिए तो ये मेंडल की तरह बिहेव करता है, ये वाला फैक्टर, अर्थात डोमिनेंट रिसेसिव जैसा बिहेवियर दर्शा रहा। ठीक, लेकिन अगर स्टार्च ग्रेन साइज की बात करें तो ऐसा लगता है ये कैपिटल बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दर्शा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दर्शा रहा है। ये स्मॉल वी को पूरी तरह सप्रेस नहीं कर पा रहा है, समझ पाए ना। तो इस तरह से हम तुम्हें बताया कि ये एक्सेप्शन था मेंडल का। मेंडल का तो रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, पाइसम सेडाइवम केस में एबन रेड देता था, जबकि मिराबिलिस जलापा या स्नैपड्रैगन में पिंक कलर के फ्लावर आ जाते थे। ये बात है। एक बात और बता दें, एक शब्द होता है कोडोमिनेंस। क्या होता है कोडोमिनेंस? क्या होता है ये केस देखो क्या है। को माने साथ साथ, डोमिनेंस माने डोमिनेंस, अर्थात दोनों की बराबर रंगबाजी पापा मम्मी की, या उल्टा बोल दो कोई किसी के ऊपर रंगबाज नहीं है। कोडोमिनेंस तब कहलाएगी। जैसे तुम्हें हम समझाएं कि अभी तो कह चुके थे कि भाई वाइट कलर के पैच आ जाएं, ब्लैक कलर के पैच आ जाएं, इसका मतलब ब्लैक कलर और वाइट कलर दोनों बराबर रंगबाज हैं, इसलिए बच्चे में, पिल्ला में दोनों का इफेक्ट बराबर आता था, तो कोडोमिनेंस कहलाता था। कोडोमिनेंस के हम तुम्हें एक बढ़िया एग्जाम्पल बताएं। जैसे हम लोगों में ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, या इसको समझाएं इससे पहले हम तुम्हें बताएं कि एग्जैक्टली डोमिनेंस होता क्या है। देखो, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, एक्चुअली डोमिनेंस होता क्या है, ऐसे समझो। जैसे मान लो हमारे पास ये हमने दो क्रोमोसोम्स बनाए, इन्हीं के ऊपर ये बनाए किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन। थोड़ी देर के लिए समझो, भगवान ने इंसान को जब पृथ्वी पर उतारा तो मान लो ये वाला जीन उसकी आरबीसी के ऊपर इस तरह की कोई शुगर बना देता है, और इस शुगर का क्या है पता नहीं, लफड़ा नंबर 1 कह दिया, अर्थात इस इंसान का हमने ब्लड ग्रुप ये कह दिया कि इंसान ब्लड ग्रुप ए वाला है। तो होता क्या है कि चूंकि भगवान ने अभी जिन जीन्स के साथ हमको उतारा है वो सब टनाटन ही होंगे, फंक्शनल ही होंगे। ऐसे ओरिजिनल जीन को वाइल्ड टाइप के जीन कहते हैं। ठीक, तो होता वास्तव में ये है कि ये जीन अगर बिल्कुल बढ़िया है तो ये अपना मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ये मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम पे जाएगा, राइबोसोम पे आने के बाद ये संबंधित प्रोटीन बनाएगा, है ना, और संबंधित प्रोटीन हो सकता है संबंधित शुगर बना दे, अर्थात ये फैक्टर बना दे। ऐसे ये भी टनाटन जीन है तो ये भी अपना मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ये भी मान लो राइबोसोम पे जाएगा, ये भी मान लो संबंधित प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन सेम टाइप की शुगर बनाएगा। तो यहाँ दोनों जीन इफेक्टिव हैं कहने मतलब। ठीक, अब सोचो ये इंसान
कहीं पन की पावर हाउस घूमने गया, ऐसी जगह घूमने गया जहाँ हाई एनर्जी रेडिएशन पड़ रहे थे, हो सकता है दोनों में से एक डीएनए का टुकड़ा अर्थात जीन खराब हो जाए। चलो यहाँ पर बताएं, ऐसे था, दोनों जीन टनाटन थे, ये टनाटन था ऐसे, ठीक, और ये भी पहले टनाटन था जब भगवान ने बनाया था, लेकिन इसमें हो गया मान लो म्यूटेशन, इसमें ये कहीं घूमने गया जिसकी वजह से कुछ परिवर्तन हो गया, अब ये ऐसा हो गया। तो हुआ क्या, ये टनाटन है तो ये अपना मैसेंजर आरएनए बनाएगा, राइबोसोम पे जाने के बाद वो प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन की वजह से हो सकता है ह्यूमन की आरबीसी पर इस प्रकार की शुगर चिपक जाए और इंसान का ब्लड ग्रुप ए बन जाता था। लेकिन अब म्यूटेशन हुआ है, सारा खेल इसी पर डिपेंड करेगा। जब हम तो म्यूटेशन पढ़ाएंगे, 3 प्रकार के म्यूटेशन पढ़ाएंगे इफेक्ट के आधार पर, साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। थोड़ी देर के लिए अगर समझाएं, जैसे मान लो ये जो जीन था जो ब्लड ग्रुप की डिसाइड कर रहा था, थोड़ी देर के लिए समझो, इसकी स्पेलिंग थी मान लो दिलीप, ये ABCD है ना, इनको नाइट्रोजनस बेस मान लेना, डीएनए पर एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन होते ना वो, ठीक, इस डीएनए पर दिलीप नाम के मान लो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस था, और ये जो ओरिजिनल था इस पे भी दिलीप नाम का था। नतीजा, ये बायोलॉजी पढ़ाया करता था, अर्थात एक प्रकार की शुगर बनाया करता था। घूमने गए, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हुआ जिससे हम तुमसे ये कहना चाहते हो सकता है यहाँ पर म्यूटेशन हो गया और आई की जगह मान लो ए बन गया। एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। जरा से भी छेड़छाड़, ये अलग बात है कि एक ही नाइट्रोजनस बेस पे छेड़छाड़ की गई तो म्यूटेशन वाले चैप्टर में बताएंगे, इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो पहले तो ये था दिलीप हाजिर हो, हम कोई चिल्लाता था दिलीप हाजिर हो, हम आते थे और ये ए फैक्टर नाम की प्रोटीन शुगर बना देते थे। अब इसमें चेंज हो गया, कुछ छेड़छाड़ हो गई, मान लो अब कोई कहेगा दिलीप हाजिर हो, तो हो सकता है हम समझ जाएंगे हमें एक बुलाया जा रहा है, तो हम आएंगे और शायद बायोलॉजी पढ़ाएंगे, अर्थात सेम टाइप की प्रोटीन लगभग बनाएंगे, नतीजा जिसकी वजह से सेम टाइप की शुगर बन जाएगी आरबीसी पर, तो भी मेरा ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा, है ना, यही रहेगा। अब मान लो, तो इस तरह के म्यूटेशन को कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन, की डीएनए में कुछ छेड़छाड़ तो हो जाए मगर इफेक्ट में कोई फर्क ना आए। तो हम कह सकते हैं म्यूटेटेड जीन भी, म्यूटेटेड फैक्टर भी कैपिटल आर की तरह बिहेव करेगा। मान लो कहीं ऐसा हो कि ये दिलीप नाम का जीन था जो ब्लड शुगर बनाता था, इसमें कुछ परिवर्तन हो गया और तुमने जो है मान लो कर दिया, पर म्यूटेशन कर दिया, थोड़ा सा बिगाड़ लें, म्यूटेशन ये कर दिया, मान लो कि जो भी नाइट्रोजन बेस थे उनमें क्या कर दिया, मान लो KULDEE इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। हालांकि साइज के हिसाब से किसी ज़माने में पढ़ाएंगे, इसको ग्रॉस म्यूटेशन कहते हैं। तो जब छेड़छाड़ हो गई तो ये तो यही कहेगा दिलीप हाजिर हो, वो इसी प्रकार की शुगर बनाएगा। ये हो गया कुलदीप हाजिर हो, भाई दिलीप आता था तो बायोलॉजी पढ़ाता था, मतलब एक प्रकार का फंक्शन कंट्रोल करता था, और कुलदीप आएगा तो हो सकता है वो फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दे, दूसरे प्रकार का इफेक्ट पैदा करना शुरू कर दे, है ना। सारा खेल म्यूटेशन होता है, तो यहाँ हो सकता है दूसरे प्रकार की शुगर बनना शुरू कर दे। ऐसे ही होता था, ये IA जीन थी, ब्लड ग्रुप ए हो जाता था, ये मान लो जीन का नाम था IA, और तो इससे ए ब्लड फैक्टर बनता था, और अब ये मान लो इसका नाम कर दिया हमने IB। तो अभी भी ये डोमिनेंट, अब ये अपना असर दिखाएगा, ये अपना असर दिखाएगा, दोनों बराबर असर दिखाएंगे। केस का नाम होगा कोडोमिनेंस, बराबर की रंगबाजी, ठीक, ऐसा भी हो गया। तो इस तरह से जब म्यूटेशन हो जाए, पूरा मतलब ही बदल जाए, तो इसको कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन, जिसकी वजह से सेम इफेक्टिव एंजाइम्स या आरएनए बनता है।
कहीं ऐसा हो जाए, मान लो कि जो दिलीप की स्पेलिंग थी शुरुआत में, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया और कोई कह दे चीची हाजिर हो, CHE है कि नहीं। अब मान लो इसकी जगह पर ऐसा हो जाए कि पूरा नाइट्रोजन बेस बदल गया, चीची हाजिर हो। अब ऐसे नाम तो इंडिया में होते नहीं, चाइना में होते होंगे। तो हम कह सकते हैं ये जीन पूरी तरह खराब हो गया, इफेक्टलेस हो गया। न तो मैसेंजर आरएनए बना पाएगा, और बना भी दिया तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अब जब ये काम ही नहीं कर रहा तो वास्तव में इसी को हम लोग रिसेसिव समझते हैं। तो रिसेसिव कुछ नहीं होता, नॉन फंक्शनल जीन हो जाता है। और ये फंक्शनल है इसलिए लगता है इसकी वजह से असर आता है, इसी को मेंडल डोमिनेंट समझते थे। तो डोमिनेंट रिसेसिव कुछ होता नहीं है, जो काम करता है वही डोमिनेंट माना जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये बेकार ही हो गया। तो चलो हम सोचो ये सब कुछ बढ़िया था, यहां पर IA था, मान लो ब्लड ग्रुप A बनाता था वो, और ये वाला जो था ये तो शून्य नोटेशन नाटा हो गया। तो इसको हमने कह दिया IA, अब इसको I शून्य नोटेशन नाटा कह दें। तो ये तो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, वो राइबोसोम पे जाके संबंधित प्रोटीन और शुगर बनाएगा, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी पर ये वाला फैक्टर आ जाएगा। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए ही नहीं बना पाएगा, इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा। समझ गए ना। तो डोमिनेंस को डोमिनेंस कुछ होता नहीं, एक बात। दूसरी बात यहीं पर और समझो, हम तुमसे क्या बता रहे थे कि हमारे पूरे मानव समाज में ब्लड ग्रुप को लेके कितने एलील हैं। यहां लिखा था IA, फिर म्यूटेशन हुआ IAIB, यानी कि एक B नाम का एलील आ गया। फिर म्यूटेशन हो गया IAIO। तो हम तुमसे बताते हैं कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, हम लोग ABO ब्लड ग्रुप होते हैं जो, उसको सबको मिला के ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए पूरे समाज में इतने सारे एलील होते हैं। कितने अभी बता रहे हैं। इतने। एक तो होता है कौन कौन सा, IA एलील बताया था, एक कौन सा बताया था, IB एलील बनाया था, B। और पूरी तरह खराब हो जाए तो कौन सा बताया था, I शून्य नोटेशन नाटा, यानी कि IO पढ़ते इसको। हाँ, लेकिन जब IB बनाया था, दिलीप की वजह कुलदीप बनाया था, तो दोनों असर दिखा रहे थे। तो अगर इनको डोमिनेंसी अर्थात रंगबाजी के हिसाब से अरेंज करें तो लगता है इन दोनों की बराबर रंगबाजी होती है। ये तो मरी गया जीन, पूरी तरह खराब ही हो गया, क्या असर दिखाएगा। ये दोनों इसके ऊपर रंगबाज होते हैं। ठीक है ना, बड़ी मजे की बात है। तो AB ब्लड ग्रुप जो हम लोगों में होता है, उसमें IAIB एलील यानी कि फैक्टर आपस में कोडोमिनेंसी दर्शाते हैं। और ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है, 1 2 3, जबकि मेंडल कहते थे प्रत्येक कैरेक्टर के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं या 3 फैक्टर हैं। तो मल्टीपल एलिलिज्म। अच्छा, यहीं पर मल्टीपल थोड़ी सी बात कह दें जरा, हमें सोच बताओ, किसी इंसान में IA 2 फैक्टर थे, बताओ उसका ब्लड ग्रुप कौन बनेगा। ब्लड ग्रुप बनेगा A। ब्लड ग्रुप बनेगा उसका A बनेगा। ठीक है। अच्छा, उसी के अंदर एक ही टनाटन बना रहता, एक बिल्कुल शून्य बटे सन्नाटा हो गया, तो भी ये शुगर बनाएगा, तो भी ब्लड ग्रुप यही आएगा। मान लो किसी इंसान के अंदर ऐसा होता IB यानी कि दोनों जगह कुलदीप कुलदीप लिखा होता, तो ब्लड ग्रुप दूसरा बन जाएगा, ब्लड ग्रुप बन जाएगा कौन सा, B वाला ना। और कहीं मान लो कुलदीप एक जगह तो लिखा होता, दूसरा वाला कुलदीप डेड हो गया, शून्य बटे सन्नाटा हो गया, तब भी ब्लड ग्रुप B ही रहेगा। मान लो किसी के अंदर ऐसा हो जाए कि एक जगह लिख जाए IA दिलीप, एक जगह लिखा हो IB, तो क्या होगा, AB असर करेगा, ये भी, तो ब्लड ग्रुप कहलाएगा AB, है ना। यही केस है कोडोमिनेंस का। कहीं ऐसा हो जाए कि दोनों जगह मान लो दिलीप का भी खेल खत्म, कुलदीप का भी खेल खत्म, तो क्या हो जाएगा,
ब्लड ग्रुप हो जाएगा 0/सन्नाटा, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक, इस तरह की कहानी होती है। बस एक बहुत छोटी सी बात ये है कि जब किसी कैरेक्टर के लिए बहुत सारे एलील बन जाते हैं, भले एक ऑर्गेनिज्म अंदर 2 ही फैक्टर हैं उस कैरेक्टर के लिए, लेकिन पूरे समाज में देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट एलील हैं, तो फिर इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है। इसके लिए फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, फार्मूला है n/2 इंटू n+1। जैसे हम लोग अपने ब्लड ग्रुप की बात करें तो टोटल IA, IB और IO 3 एलील हैं, तो 3/2 और 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमने सही लिखा, कहीं भूल चूक नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारे केस में सिलेबस में इतना ही था, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, मल्टीपल एलिलिज्म हमने यहीं पर थोड़ा सा बता दिया, हमें तो बहुत सारे पढ़ाए जाते थे। जैसे ड्रोसोफिला, जब मॉर्गन वाला केस पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि उसकी आई कलर के लिए कई सारे एलील होते हैं, 15 तक एलील होते हैं। जबकि मेंडल क्या कहते थे कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर होते हैं, जबकि ड्रोसोफिला आई कलर के लिए 15 तक एलील होते हैं। हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 3 एलील होते हैं। इसलिए मेंडल यहाँ पर फेल हो गए थे, अर्थात ये मेंडल का अपवाद हो गया, ठीक है ना। तो बस अभी इतना ही पढ़ेंगे।